ईरान में युद्ध के 9वें दिन अमेरिका और इजरायल की सेना का बमों और मिसाइलों से फिर जोरदार हमला। मिसाइल अटैक से तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार छाया। बीते 200 घंटे में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के 750 से ज़्यादा ठिकानों को तबाह किया है। ईरान के 300 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर बर्बाद करने का भी दावा। IRGC और बासिज फोर्सेस के 600 से ज़्यादा अड्डों को बम धमाकों में उड़ाया गया। खामनेई समेत इस्लामिक रजीम के 48 बड़े कमांडर मारे गए हैं और जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। तेहरान में बीती रात मिसाइलों से कई जगहों पर अटैक किया गया, जिससे आग की लपटें उठती दिखाई दी और आसमान लाल हो गया। इजरायली सेना ने तेहरान के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी इलाके में कई जगह हवाई हमले किए। एक तेल रिफाइनरी के पास भी धुएं का एक बड़ा गुबार उठता दिखा। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद किए गए हैं। ट्रंप ने कहा था कि आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। इजरायल की सेना ने पूरे ईरान में करीब 3400 हमले किए हैं। दावे के मुताबिक 150 से अधिक ईरानी रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय किया गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने 3 दिनों में 42 ईरानी नौसेना के जहाज़ों को नष्ट कर दिया है, ईरानी एयरफोर्स को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमने उनके कम्युनिकेशन बंद कर दिए हैं और सारा टेलीकम्युनिकेशन जला दिया है। इराक के कुर्द क्षेत्र में स्थित इरबिल हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया है, जहां विस्फोट के बाद धुआं उठता दिखा है। लोगों ने धमाके की 3 जोरदार आवाजें सुनी हैं। इलाके में विमानों के उड़ाने और सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही है। कुछ मिसाइलें और ड्रोन को इंटरसेप्ट करके लिए मार गिराया गया है। उधर बहरीन ने भी 86 मिसाइलों और 148 ड्रोन हमलों को रोकने का भी दावा किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अगले चरण की लड़ाई के लिए चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजरायल का नियंत्रण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को लेकर दावा किया कि उसकी बुरी तरह हार हुई है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। मिडिल ईस्ट के देशों से ईरान के माफी मांगने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि बुरी तरह से पिटने के बाद ईरान ने घुटने टेक दिए। अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से ही ईरान ने सरेंडर किया है। मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की उसकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का दादा नहीं, लूजर कहलाएगा। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी और फिर अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इससे कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई अड्डे तक जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शायद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हुआ। ईरानी सेना ने यूएई पर हमले की बारिश कर दी है, मगर एक भी निशाना कामयाब नहीं हो सका। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया। 16 बैलिस्टिक मिसाइल में से 15 को नष्ट कर दिया गया, जबकि एक समंदर में जा गिरा। 121 ईरानी ड्रोन की पहचान हुई है, जिनमें से 119 को इंटरसेप्ट किया गया है। हालांकि 2 ड्रोन देश के रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, जिससे मामूली नुकसान हुआ है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते संकट के बीच पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रमजान के महीने में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी ने लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को प्रभावित किया है। कराची में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में तेल भराने पहुंचे लोगों ने अपने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई ठोस नीति बनानी चाहिए। दुबई में बीती रात एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर यात्रियों ने राहत की सांस ली है। लोग अपनों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। इन यात्रियों में शामिल एक युवक ने कहा कि मुझे दुबई में असुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इस मुश्किल समय में घर वापस आकर अच्छा लग रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी सूत्रों ने एक बार फिर से कहा है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल गैस का भंडार है। केंद्र सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह बाकी सोर्सेज से खपत को 70% तक बढ़ा दिया है। सरकार ने एक बार फिर से लोगों को आश्वस्त किया कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सूत्रों के माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर मामूली तौर पर शुरू हुई है। राष्ट्रपति की अगवानी में नहीं पहुंचने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर सफाई दी है, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्था ने किया था, जिसमें जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय को पहले ही सूचित कर दिया था कि आयोजकों की तैयारियां अपर्याप्त हैं। ममता ने कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। बीजेपी अपने निजी एजेंडे के लिए देश के सर्वोच्च पद का अपमान और दुरुपयोग कर रही है। बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए ना तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और ना ही उनका कोई मंत्री पहुंचा। राष्ट्रपति के
कार्यक्रम में भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं था, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम या किसी मंत्री का होना जरूरी होता है। इस पर राष्ट्रपति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुझे बंगाल नहीं आने देती हैं, शायद मेरी छोटी बहन किसी बात से मुझसे नाराज है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ममता बनर्जी के ना आने पर पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जो पीड़ा जाहिर की थी उससे बहुत दुख हुआ है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है, पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। अमित शाह और नितिन नवीन ने भी ममता पर निशाना साधा। पीएम मोदी आज दिल्ली में 33,500 करोड़ की नई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 18,300 करोड़ की दिल्ली मेट्रो परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें 2 नए कॉरिडोर मजलिस पार्क, मौजपुर, बाबरपुर, पिंक लाइन और दिवाली चौक है। मजलिस पार्क, मेजेंटा लाइन का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री सरोजिनी नगर में ग्रैब टाइप 5 क्वार्टर का दौरा करेंगे और महिला आवंटियों को घरों की चाबियां सौंपेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज से राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। निशांत कुमार आज दोपहर 1 बजे जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर औपचारिक रूप से पार्टी का कामकाज संभालेंगे। निशांत कुमार आने वाले दिनों में पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद हो रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर देश के साथ विश्वासघात किया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि समझौते से भारत के किसानों और छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा। केरल में पुथुयू की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि यूएस के किए गए समझौते के बुरे नतीजे किसान और छोटे कारोबारियों को भुगतने पड़ेंगे। यूपी के सीएम योगी ने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद कहा कि अगर कृष्ण भगवान की कृपा हुई है तो अयोध्या की तरह यहाँ भी भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। योगी के इस बयान और श्रद्धालुओं के स्थानीय निवासी उत्साहित हैं। योगी ने विश्वास दिलाया कि जन्मभूमि में भी अयोध्या की तरह ही एक अलौकिक और भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो न केवल आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि विश्व भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। भव्य मंदिर के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। गौ तस्करी के शक में 2 लोगों की हत्या करने का आरोपी मोनू मानेसर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गया है। वो पिछले 2.5 साल से भरतपुर की सेवर जेल में बंद था। मोनू मानेसर को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर पुलिस एस्कॉर्ट में ले जाया गया। उसे लेने के लिए गौ सेवक गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। मोनू मानेसर को सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 15 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद के शव जली हुई हालत में कार के अंदर मिले थे। मेरठ में यूट्यूबर बिग बॉस 17 के पार्टिसिपेंट अनुराग डोभाल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 200 की रफ्तार से फॉर्च्यूनर कार को पलट दिया। कार डिवाइडर से टकराकर पास देहरादून वाली लेन पर जा गिरी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। युवक को मेरठ के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सुसाइड अटेम्प्ट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली के नांगलोई में एक घर में चलाई जा रही अचार फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री के कुएं में बेहोश होकर गिरे एक मजदूर को बचाने गए मालिक और उनके 2 बेटे भी बेहोश हो गए। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। यूपी के रामपुर में सड़क हादसे का भयानक वीडियो सामने आया है। यहां सड़क पर मुड़ने की कोशिश कर रही एक स्कॉर्पियो कार को तेज रफ्तार से आ रहे दूसरे स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। उसके बाद स्कॉर्पियो कई बार पलटते हुए दूर जा गिरी। हादसे में स्कॉर्पियो चला रहा कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के मांगली गांव में हुआ है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में 130 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर AK-47 समेत 124 हथियार डाले। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 125 छत्तीसगढ़, 4 तेलंगाना और 1 आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना सरकार के डीजीपी ने दावा किया है कि सरेंडर के बाद प्रदेश से नक्सली समितियां खत्म हो गई हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होगा। मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। रायसेन के किले में कुछ युवक अवैध हथियारों की टेस्टिंग करते दिखे। अवैध तौर पर बनाए गए गोला बारूद से दहशत फैलाने की कोशिश हुई, जिस पर HRD ने बड़ा एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया है। मानव अधिकार आयोग ने कहा है कि इस मामले पर वन विभाग ने कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग महादेव मंदिर में पूजा करने से रोकते हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मिडिल स्कूल में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई।
देखते ही देखते आग ने पूरे स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। भोपाल में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खदान में जा गिरी, जिससे एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई है। काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। पेरू में नाइट क्लब में हुए बम विस्फोट में नाबालिगों सहित 33 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पेरू के उत्तरी तट के पास टुजिलो प्रांत में डाली नाइट क्लब में तड़के विस्फोट हुआ। ये क्षेत्र हाल ही में हिंसा और आपराधिक वारदात से ग्रस्त रहा है। केन्या की राजधानी में भारी बारिश की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों की जान डूबने से गई है, जबकि कई लोग बिजली गिरने से मारे गए हैं। भारी बारिश की वजह से उड़ानें भी प्रभावित हो गई हैं और लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। हालात को देखते हुए कई जगहों पर सेना की तैनाती भी की गई है। भारत के पड़ोस में जेनजी की सरकार बनना लगभग कंफर्म हो गया है। नेपाल इलेक्शन में जेनजी नेता बालेन शाह ने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को 50,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। नेपाल की झापा 5 सीट पर बालेन शाह को करीब 69,000 वोट मिले हैं। वहीं पर पूर्व पीएम ओली को करीब 19,000 वोट मिले हैं। 3 से लेकर 4 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक आए रुझानों में बालेन शाह की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। अहमदाबाद में आज T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम को 7 बजे में मुकाबला शुरू होगा। भारत तीसरी बार T20 विश्व कप खिताब जीतने उतरेगा, तो वहीं पर न्यूजीलैंड पहली बार T20 विश्व कप चैंपियन ट्रॉफी जीतने उतरेगी। T20 में न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 30 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 18 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 11 मैचों में जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाई है। एक मैच बेनतीजा रहा है। टीम इंडिया 15वीं बार ICC टूर्नामेंट का फाइनल खेलने उतरेगी। 1983 में पहली बार कपिल देव की कप्तानी में वनडे वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की थी। T20 विश्व कप के फाइनल में उतरते ही भारत और न्यूजीलैंड की टीम ICC के तीनों फॉर्मेट में खेलने की रिकॉर्ड बनाएगी। इससे पहले वनडे वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दोनों टीमों के बीच टक्कर हो चुकी है। टीम इंडिया की नज़र 8वीं बार ICC खिताब जीतने पर होगी। भारत अब तक 7 ICC फाइनल जीत चुका है। टीम इंडिया T20 विश्व कप तीसरी बार जीतकर सबसे अधिक बार T20 चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगी। भारत के अलावा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम 2-2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो पाई है। पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक-एक बार यहां पर चैंपियन बनी है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन मिचेल स्टैनर ने खेला माइंड गेम। कहा कि ट्रॉफी जीतने के लिए अरबों भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। सैंटनर के बयान पर भारतीय कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने पलटवार किया। कहा कि कुछ नया लेकर आइए, हर कोई वही बात कर रहा है। टीम परिस्थिति के हिसाब से खेलेगी और लक्ष्य चाहे जो भी हो उसे हासिल करना, डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को देखने के लिए रेलवे की तरफ से एक खास ट्रेन चलाई जा रही है। बीती रात ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान भारतीय क्रिकेट फैंस का जोश देखते ही बन रहा था। रवाना होने से पहले क्रिकेट फैंस ने भारत को बेस्ट टीम बताते हुए कहा कि टीम की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है और टीम इंडिया निश्चित रूप से विश्व कप जीतेगी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए दिल्ली से भी बीती रात एक विशेष ट्रेन अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। इस दौरान क्रिकेट फैंस में उत्साह देखने को मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के एक फैन ने कहा कि मैच के लिए बहुत उत्साहित हूँ। कुछ और फैंस ने रेलवे को धन्यवाद देते हुए कहा कि फाइनल में टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है।